अस्सलामुअलैकुम आदाब। एशिया एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल। मैं हूं मुस्तफा मुनीब। आजकल हमारे मुल्क के समझदारों के लिए बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे टेंशन्स हैं, लेकिन उन सब के साथ एक बहुत बड़ा मसला जो अब सामने आया है वो है जीडीपी का डाउन होना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। हमारे मुल्क में जिनके लिए किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं है वो है भक्त। उनके लिए हर चीज सुकून की है, हर चीज लहलहाती है, हर चीज एक शानदार चल रही है तब तक जब तक के मोदी जी सरकार में बैठे हैं। लेकिन जो मुल्क के समझदार हैं, इंसाफ पसंद हैं, सेक्युलर हैं, उनके लिए बहुत सारे टेंशन्स और बहुत सारे मसले हैं। एक के बाद एक लाइन लगी हुई है और अब जिसने नंबर लगाया है वो है जीडीपी। हम सब जानते हैं कि हमारा जीडीपी लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट के हिसाब से -23.9% तक गिर गया है। ये रिपोर्ट आने के बाद हमें यूट्यूब के जरिए रिक्वेस्ट आई कि हम जीडीपी पर भी वीडियो बनाएं। मैं पहले ही बता दूं कि मैं ना कोई इकोनॉमिस्ट हूं ना इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, लेकिन दरखास्त को कबूल करते हुए कोशिश कर रहा हूं कि उसको आपके सामने पेश करने की कोशिश करूं। हम सब जानते हैं कि जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये बेसिकली किसी भी कंट्री का कुल एक मोटा मोटा जो है इकोनॉमिक सिचुएशन बताता है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेटस को जांचने का, नापने का सबसे कॉमन मेजर या पैमाना जो है वो जीडीपी होता है। इसका डेफिनेशन अगर हम देखने की कोशिश करें तो किसी भी मुल्क में जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम में इसको कैलकुलेट किया जाता है, उस टाइम पीरियड में जितने गुड्स का प्रोडक्शन होता है और जितनी सर्विसेज इस्तेमाल होती है उनकी एक ओवरऑल मार्केट वैल्यू क्या है जीडीपी बताती है। चंद डेकेड्स पहले ये जीडीपी एनुअली जो है चेक की जाती थी, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ अर्से बाद, कुछ डेकेड पहले से इसको क्वार्टरली चेक किया जा रहा है, यानी हर 3 महीने में इसको कैलकुलेट किया जाता है। जीडीपी को बहुत कॉमन सिस्टम में समझना है तो ये जान लीजिए कि जीडीपी पॉजिटिव सिस्टम में जितना ग्रो होगा उसका मतलब ये होगा कि नेशन की, कंट्री की इकोनॉमी बढ़ रही है, ग्रो हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, हेल्दी हो रही है। और जीडीपी अगर डाउन हो रहा है, डाउनग्रेड जा रहा है, तो इकोनॉमी जो है वो गिर रही है, डाउनग्रेड हो रही है, लोगों को काफी नुकसान होने वाला है, हो रहा है। ये बात भी कही जाती है कि आज़ादी से पहले मुगल्स जब इस नेशन को रूल करते थे तो भारत पूरी दुनिया में सेकंड रैंक पर इकोनॉमी में आता था और कहा जाता था कि उस वक्त जीडीपी 22% हुआ करता था। क्यों था, कितना सही है, इसको देखना चाहिए, जांचना चाहिए। जीडीपी में जो चीज इंक्लूड होती है बेसिकली मेजरली, जैसे सेल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स बहुत ज्यादा आता है, जॉब्स इसके अंदर आती है, फूड है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, एंटरटेनमेंट है, टूरिज्म है। तो ओवरऑल किसी भी कंट्री में जितना प्रोडक्शन होता है, जो कुछ प्रोड्यूस होता है और सर्विसेज के नाम पे जो कुछ चीजें रन होती है, उसकी ग्रॉस वैल्यू जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती है। ये भी चीज हमको जान लेना चाहिए कि जीडीपी का जो बार बार डेटा सामने लाया जाता है वो इस वजह से लाया जाता है कि लास्ट रीडिंग, जैसे अभी हम क्वार्टरली पूरी दुनिया में जाना जाता है, तो लास्ट क्वार्टर के मुकाबले में अगर करंट क्वार्टर की रीडिंग डाउन हुई है तो इसका क्लियर इंडिकेशन ये होता है कि मुल्क के इकोनॉमिक हालात खराब हो रहे हैं। और उसमें भी अगर लगातार 2 क्वार्टर्स या 2 से ज्यादा क्वार्टर्स में अगर जीडीपी डाउन होता है, इसका मतलब ये होता है कि मुल्क रेसेशन से गुजर रहा है। अब जीडीपी को कैलकुलेट करने के नॉर्मली 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। 3 तरीकों से इसको कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहला और बेसिक तरीका होता है प्रोडक्शन मेथड। इस मेथड में टोटल एक्यूरेसी तो नहीं आती, लेकिन बहुत बेसिक तरीका है। इसमें किया ये जाता है कि सबसे पहले मुल्क की जितनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है उसकी एक ग्रॉस कॉस्ट निकाली जाती है। उसके बाद जो है, जो कुछ सामान तैयार करने या सर्विसेज देने में जो सामान लगता है उसको सप्लाई किया जाता है, जो मजदूरी या लेबर कॉस्ट लगता है, तो ये तीनों के खर्च को निकाला जाता है। और तीसरे नंबर पर टोटल एक्सपेंडिचर में से जो कुछ ऊपर हुआ है उसमें से ग्रॉस वैल्यू जो है उस प्रोडक्ट की उसको माइनस किया जाता है। ये फर्स्ट सिस्टम से जीडीपी निकलता है। हम इसको नॉर्मली नेट प्रॉफिट का सिस्टम जो है समझ सकते हैं। दूसरा मेथड जो है वो इनकम अप्रोच का मेथड है। ये समझना चाहिए कि किसी भी खानदान में या कोई भी आदमी या खानदान के काम करने वाले लोग अपने घर को कितना पैसा लेकर जा रहे हैं,
उससे ये जो है मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन डिफाइन की जाती है। इकोनॉमिक अप्रोच की इनकम क्या हो रही है, उसे हासिल क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले तो वेजेस जो है, डेली वेजेस का जो सिस्टम होता है, सैलरीज है या सप्लीमेंट्री लेबर इनकम इसमें इंक्लूड होती है। फिर इसमें कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एड अप होते हैं। फिर उसके बाद जो इंटरेस्ट या मिसलेनियस इन्वेस्टमेंट इनकम्स होती हैं लोगों की, लोग बैंक में एफडीज रख रहे हैं, कुछ अमाउंट उन्होंने सेविंग अकाउंट में डाला है, उससे उनको इंटरेस्ट आ रहा है, या दूसरे इन्वेस्टमेंट इनकम्स जो है ये इंक्लूड होती है। चौथे नंबर पर जो है फार्मर्स इनकम इसमें शामिल की जाती है। पांचवें नंबर पर नॉन फार्म अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस के थ्रू जो इनकम होती है वो इसमें शामिल की जाती है। ये 5 कैटेगरीज में जो है सबसे पहले आपस में एडअप किया जाता है, ये जो पूरी इनकम्स मैंने अभी आपके सामने बताई। फिर उसके बाद उसके अंदर से जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, जो गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है, फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स है, किसी भी आदमी ने दुकान से कुछ खरीदा तो इनडायरेक्टली सेल्स टैक्स अदा कर देता है, तो उसको माइनस किया जाता है। फिर साथ ही साथ टैक्स सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देती है उसको अगेन ऐड किया जाता है। ये सब एडअप करने के बाद उस प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस सामने आती है। इस मार्केट प्राइस में से फिर जो डेप्रिसिएशन होता है, जो भी फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, मशीनरीज है, इक्विपमेंट्स है, वो जैसे जैसा वक्त गुजरता है उसका डेप्रिसिएशन काउंट होता है, तो वो डेप्रिसिएशन को एडअप किया जाता है। तो ये एडअप करने के बाद जो वैल्यू सामने आती है उससे जीडीपी कहा जाता है। फिर तीसरा एक मेथड जीडीपी को कैलकुलेट करने का है, वो है एक्सपेंडिचर मेथड। इस मेथड में बेसिकली सबसे पहले कंजम्पशन को जांचा जाता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको कितना कंज्यूम किया जा रहा है। फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट को देखा जाता है कि इक्विपमेंट्स है, मशीनरीज है, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर है किसी चीज को रन करने के लिए, तो उसमें क्या इन्वेस्टमेंट किया गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स क्या है उसको देखा जाता है। और नेट एक्सपोर्ट क्या है, नेट एक्सपोर्ट यानी कि जितना माल इंपोर्ट किया गया और जितना माल एक्सपोर्ट किया गया, तो इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट को माइनस करने के बाद जो नेट बचता है वो एक्सपोर्ट है, कि भाई हमने मंगाया था 10, भेजा 20, तो 10 हमारा नेट एक्सपोर्ट हुआ। तो इस अंदाज से नेट एक्सपोर्ट को निकाला जाता है। तो मुल्क के जीडीपी को इस अंदाज इन 3 वेज में कैलकुलेट करने का कॉमन तरीका है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि जीडीपी अगर ग्रो हो रहा है इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है इसका मतलब है कि उतना प्रोडक्ट्स जो है कंज्यूम किए जा रहे हैं, सर्विसेज यूटिलाइज की जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो कंपनीज हैं या जो सर्विसेज रन करने वाले सेटअप्स हैं वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और एट द एंड जो है उनको भी प्रॉफिट हो रहा है और जॉब सलीके से निकल रही है, एग्जिस्टिंग जॉब फुलफिल हो रही है, नई जॉब्स निकल रही हैं। तो ये ओवरऑल जीडीपी का सर्कल है जो हर एक को इकोनॉमिक हेल्थ, इकोनॉमिक फायदा पहुंचाने का काम करता है। जीडीपी सिंपली ये है कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इसमें से आप टैक्सेस को माइनस कर लीजिए, प्लस नेट एक्सपोर्ट, इसके थ्रू जो है जीडीपी निकलती है। एक और चीज समझ लेना चाहिए कि एक होती है रियल जीडीपी, दूसरी होती है नॉमिनल जीडीपी। नॉर्मली अगर किसी को अपना रीडिंग छुपाना हो, कम जा रही है ज्यादा बताना हो, तो नॉमिनल जीडीपी को पेश कर देता है। तो नॉमिनल जीडीपी में से प्राइस राइज को माइनस करना होता है। फॉर एग्जांपल ये कि आज की डेट में पेट्रोल के प्राइस 80 रुपए थे, कल को जाकर वो 90 रुपए हो गए, तो जो 10 रुपीज का राइज, जितना परसेंटेज राइज हुआ है वो नॉमिनल जीडीपी में से माइनस होगा, तो रियल जीडीपी ग्रोथ सामने आएगा। तो ये अलग अलग वेज हैं जिससे जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली ये किसी भी कंट्री के स्कोर कार्ड को प्रेजेंट करता है। अब हम आते हैं उस खबर की तरफ जिसकी वजह से आज ये वीडियो बनाने की नौबत आई है, जिसकी वजह से बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, बिजनेसमैन सब जो है परेशान है। वो क्या कि हमारे मुल्क भारत का जीडीपी -23.9% हो चुका है। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, शायद ये नेहरू जी भी नहीं कर पाए थे। अब कितना बड़ा टेंशन है, क्या हाल है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि देखिए जब जीडीपी हमारा 6%, 7% पर रहता था, उस वक्त जब ये मोदी सरकार पावर में आई थी तो कहा जाता था कि हम जीडीपी को 2 फिगर पर लेकर जाएंगे या हम जीडीपी को ग्रो करेंगे। और जब वो जीडीपी 6 से 7 पे चला जाता था तो किस शान से कहा जाता था कि देखिए हमने मुल्क की इकोनॉमी को कितना बढ़ा दिया है। तो जो 6 से 7 या 6 से 8 पे जाने वाली बात थी उसको किस तरह से पेश किया जाता था। और हमारे मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त के वो ये कहते थे कि हम 2 फिगर पर लेकर आएंगे, यानी 8, 9 ये सिंगल फिगर हम 10 एंड 10 अबव पर लेकर जाएंगे।
अब सोच लीजिए कि वो 1 या 2% बढ़ाने के लिए कितना बड़ा तमाशा पेश किया जाता था, और अगर वो फिगर अब -24 ऑलमोस्ट पर पहुंच चुकी है तो इसका कितना बुरा हाल कंट्री को होने वाला है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मोटा मोटा अगर अंदाजा लगाए तो -24% जाने की वजह से पूरे मुल्क को, हमारे इस भारत को 20 लाख करोड़ रुपए का झटका लगने वाला है। ये सेम वही फिगर है जो हमारी सरकार ने लॉकडाउन में पैकेज के नाम पे अनाउंस की थी। वो ऐसा पैकेज जिसका 80% अमाउंट एज अ लोन के तौर पे था, पब्लिक समझ रही थी कि हमको मिलने वाला है। तो उतना वो उस पैकेज को कितने शान से, कितने ह्यूज अमाउंट में पेश किया गया था, तो वही ह्यूज लॉस जो है इस जीडीपी के गिरने की वजह से होने वाला है। इस 20 लाख करोड़ के झटके में बेसिकली सबसे बड़ा झटका तो सरकार को है, तो 50% झटका सरकार को लगने वाला है, यानी 10 लाख करोड़ का। दूसरे नंबर पे हैरान करने वाली चीज है कि सबसे बड़ा झटका दूसरे नंबर पे डेली वेजर्स को लगने वाला है, कि जो दिहाड़ी मजदूर हुआ करते थे, जो सुबह काम को लगते थे, उन्हें अंदाजा नहीं होता था कि आज कौन सा काम और कौन सी जगह पर काम मिलने वाला है, लेकिन शाम में वो नॉमिनल अमाउंट घर को ले जाने वाले थे। तो 25% का झटका यानी 5 लाख करोड़ का झटका इन डेली वेजर्स को लगा है। तीसरे नंबर पर इनफॉर्मल फर्म्स जो हैं उनको 15% का नुकसान इसमें से हुआ है, यानी 3 लाख करोड़ का उनको होने वाला है। और सबसे लास्ट में कॉर्पोरेट्स को 10% का यानी 2 लाख करोड़ का नुकसान उनको होने वाला है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो लो इनकम वालों पर पड़ रहा है। उसमें भी खासतौर से ये कि जितना बड़ा इम्पैक्ट उन पे पड़ रहा है, उससे ज्यादा वक्त या उतना बड़ा वक्त उनको उभरने के लिए भी लगेगा। इसलिए कि जो कुछ नॉमिनल था वो डेली बेसिस पे खर्च करते थे, वो खत्म हो चुका है। अब नए से खड़े करने के लिए ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा मसला लोअर इनकम के लिए है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा गवर्नमेंट में इम्पैक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को। हम ये जानते हैं कि किसी हमारे मुल्क की का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका 1/10 जो कंट्रीब्यूशन है वो स्टेट गवर्नमेंट्स करती है। तो सबसे बड़ा उसके बाद जो फटका है, उसके बाद झटका नुकसान है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को लगने वाला है। हम जानते हैं रिसेंट में कि सरकार ने जब जीएसटी लगाया था तो वादा किया था कि जमा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा, उसमें से स्टेट गवर्नमेंट्स को हिस्से दिए जाएंगे, लेकिन जमा करने के बाद अब इस सिचुएशन में कह दिया है कि हम आपका हिस्सा नहीं दे सकते, आप आरबीआई से लोन ले लीजिए। तो स्टेट गवर्नमेंट को ऑलरेडी इम्पैक्ट होना शुरू हो चुका है। इस अनसर्टेनिटी की वजह से एक जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि जो हायर इनकम ग्रुप है, जिनके पास जो कुछ पैसा मौजूद है, कॉर्पोरेट्स हैं या जो अच्छी सैलरीज वाले लोग थे, जो सेविंग्स रखते थे, उन्होंने सारा पैसा रोक लिया है। वो अनसर्टेनिटी की वजह से अपना हाथ रोके हुए हैं। तो जो कुछ और फ्लो हो सकता था पैसे का, वो फ्लो भी रुक गया है। ये एक और बड़ी परेशानी इससे हो रही है। नतीजतन जो आउटपुट है वो लॉस में समझ में आ रहा है। मजीद जॉब लॉसेस हो रही है, इसलिए कि फंड जो है वो फ्लो नहीं हो रहा है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है मजबूरन। और उसकी वजह से जिसकी नौकरी जा रही है वो अकेला नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली जो है सफर हो रही है। हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो मुल्क का इदारा है CMIE, ये बेसिकली वक्फे से गैप से मुल्क में नौकरियों का डेटा को पेश करता है। तो उसने बताया था कि इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारी कंट्री में 1,21,00,000 नौकरियां गई हैं, सैलरीड जॉब्स गई हैं, प्रॉपरली सैलरीड जॉब्स। और उसमें यह बात भी बताई गई थी कि सिर्फ जुलाई के महीने में 50 लाख नौकरियां लोगों की चली गई जो सैलरी रखते थे। तो ये ओवरऑल असर जो है हाल हुआ है। लेकिन मैंने जैसे शुरू में कहा कि सिर्फ मुल्क के भक्त ऐसे हैं जिनको कोई चीज बुरी नजर आती है, और अगर बुरी होती है तो उसी पे वो अच्छे अंदाज में पेश करते हैं। हम जानते हैं कि खुद हमारा गोदी मीडिया हो या ट्विटर की वो फेक आर्मी हो, उन्होंने जब इस जीडीपी का मुद्दा उठा तो एक फेक चार्ट उन्होंने प्रमोट किया था कि हमारे मुल्क का सबसे बुरा हाल नहीं है। बेसिकली उस चार्ट के जरिए ये पेश किया जा रहा था कि G20 जो कंट्रीज हैं, ताकतवर कंट्रीज, उसमें सबसे बुरा हाल भारत का है। -24% जो हो चुका है उसमें ये सबसे आखिरी वाली कैटेगरी है। इससे एक नंबर ऊपर ब्रिटेन का हाल है जो -20.4% है। लेकिन जो चार्ट पेश किया गया उसमें बताया गया कि यूएस जो है उसका -33% तक डाउन हो चुका है। तो हम यूएस से बेहतर हैं। लेकिन बेसिकली यूएस के एनुअल डेटा को भारत के क्वार्टरली डेटा से कंपेयर किया जा रहा है।
तो ये जो फेक कोशिशें की गई, बड़े बड़े सीएस ने भी पेश किया इसको। तो जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो बहुत से मुल्कों को कर्जा देता है, उसकी फिलहाल जो चीफ है वो इंडियन है, गीता गोपीनाथ। इन्होंने ट्वीट करके बताया है कि भारत का जीडीपी सबसे बुरे हाल में पहुंच चुका है। इंडियन न्यूज मीडिया ने तो -23.9% बताया था, लेकिन आईएमएफ ने 25.6% तक गिर चुका है। इतना भयानक बताया है। हो सकता है गीता गोपीनाथ का अपॉइंटमेंट भारत को करने को नहीं मिला होगा, इसलिए उन्होंने सच्चाई के साथ जीडीपी को पेश कर दिया। जो चार्ट अभी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं स्क्रीन पर, उस पर आप देख सकते हैं कि भारत का जीडीपी सबसे लो -23.9%, उसके बाद उससे पहले यूके का है -20.4%, फिर मलेशिया का है -17.1%, -15% पे यूरोपियन जोन का है पूरा। यूएस जो अमेरिका का क्वार्टरली है वो -9.1% है, और चाइना जहां से इस कोरोना की शुरुआत हुई थी उसने माइनस में नहीं बल्कि 3.2% की ग्रोथ बताई है। तो ये चार्ट आपको बताता है। अब इसका इम्पैक्ट कहां कहां होने वाला है। ये जो -24% का फर्स्ट क्वार्टर में ही हमको डिक्रीज देखने को मिला है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारे देश का, भारत का, उसका 39.3% डिक्रीज उसमें होने वाला है, और उससे हुआ है। कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है उसमें 50.3% का डिक्रीज इस जीडीपी के लॉस की वजह से आया है, आने वाला है। फिर जो ट्रेड्स हैं, होटल्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशंस हैं, इन बिजनेसेस में 47% का डिक्रीज होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर ऐसा है जहां पर ग्रोथ हुई है, जिसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह है। वो भी वजह ये है कि जो मजदूरों को नौकरी से निकाला गया या जो लॉकडाउन की वजह से घरों को चले गए, उन्होंने मजबूरन जो है फार्मिंग, खेती बाड़ी में अपने टाइम को लगा दिया। तो जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसी में सिर्फ ग्रोथ है, बाकी तमाम सेक्टर्स जो हैं उसमें इंतहाई किस्म का डाउनफॉल है, वो परेशानी का शिकार है। ये भी हम सब जानते हैं कि जब जीडीपी का इतना वावेला मचा, तो हमारी जो प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने सामने आया और कहा कि बेसिकली ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, यानी कि कोरोना हमने थोड़ी लाया था, उसकी वजह से मजबूरन जाने बचाने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा, और ये उसकी वजह से हाल हुआ। और जैसा उन्होंने एक्ट ऑफ गॉड कहा, तो हमारी सोशल मीडिया पर फिर हमने मोदी जी का वो पुराना जुमला भी देखा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट या ममता बनर्जी गवर्नमेंट पर तंज किया था कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है, आप तो खुदा का बहाना बना रहे हैं। यह मैं आपको वो जुमला भी याद दिला दूं कि जब मोदी जी पहली मरतबा हुकूमत में आए थे 2014 में, और उस वक्त अचानक जो है पेट्रोल में इंटरनेशनल लेवल पर बैरल्स के जो रेट गिरे थे क्रूड ऑयल के, तो उन्होंने कहा था कि मैं खुशकिस्मत हूँ, अच्छी किस्मत देश के लिए लेकर आया हूँ। देखिए मेरे वजीर आजम या प्राइम मिनिस्टर बनते ही जो है क्रूड ऑयल के रेट्स गिर गए हैं। अब आप ही मौजूद हैं और क्या हाल देश की इकोनॉमी का हो रहा है हम इसको जानते हैं। इसके साथ एक और बात ये कह दे कि जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो मुस्तकिल इकोनॉमी पर, जीडीपी पर, वर्किंग पर नजर बनाए हुए थे, उनके लिए ये कोई सरप्राइज नहीं है। -24% पर चला जाना सरप्राइज नहीं है। उनका कहना है कि ये प्योरली कोरोना इफेक्ट नहीं है। बेसिकली कोरोना का फर्स्ट केस भारत में आने से पहले ही जीडीपी के डाउन होने का, इकोनॉमी के डाउन होने की बहुत चर्चाएं मौजूद थी। हम जानते हैं कि भारत के इकोनॉमिस्ट जिनको नोबेल लॉरेट है, जिनको नोबेल प्राइज मिला है, वेस्ट बंगाल से ताल्लुक है, मिस्टर बनर्जी, उन्होंने कांग्रेस की न्याय स्कीम को भी डिजाइन किया था। उनका कहना था कि मुल्क की इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल हो रहा है और आगे जाके बहुत और ज्यादा बुरा हाल होगा, जब तक तो कोरोना का कोई जिक्र ही नहीं था। तो जो इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि बेसिकली सबसे बड़ा फटका जो इकोनॉमी को बैठा था, जीडीपी को बैठा था, वो डीमोनेटाइजेशन से हुआ था। उस वक्त या उससे पहले मुल्क की इकोनॉमी 8.2% तक पर चल रही थी, लेकिन वो जो फैसला लिया गया था उसके बाद हाल ये हुआ कि वो पिछले 8 क्वार्टर्स में डाउन होते होते 3.1% तक आ गई थी, और अब हम जानते हैं कि वो -24% तक पहुंच चुकी। अब आते हैं कि बेसिकली मुझ पर, आप पर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है इस जीडीपी के डाउन होने का, क्योंकि हमको अभी फील नहीं हो रहा है ना। हम अपने घरों में बैठे हैं, हमें क्या पता कि वो अखबार में जो मैप्स आ रहे हैं, जो ग्राफ्स आ रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि बहुत परेशानी होने वाली है। तो सिंपल फॉर्मेट में सबसे पहली चीज के हर सेक्टर में जॉब लॉसेस बहुत ज्यादा होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल ये
कि देखिए कोरोना की वजह से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर परवान चढ़ा, लोगों ने अपने ऑफिस खाली किए और लोगों से कहा, एम्प्लॉय से कहा कि अपने अपने घरों पर काम कीजिए। इसमें एक और चीज सामने आ रही है कि पहले ऑफिस में रहते हुए लोग जितना काम करते थे उससे कहीं गुना ज्यादा घर पे रहते हुए काम करना पड़ रहा है। इसकी वजह से सबसे पहला लॉस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, कि जो बड़े बड़े ऑफिसेस रेंट पर लिए जाते थे जहां पे 3,000 4,000 एम्प्लॉयज काम करते थे, वो खाली हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर, मिसाल के तौर, छोटी सी मिसाल, अगर इस साइकिल को समझना है तो वो जो एम्प्लॉयज हजारों की तादाद में आते थे ऑफिस के लिए, तो कंपनीज का सिस्टम था कि उनके लिए कैब्स हुआ करती थी, ड्राइवर्स जो हैं उन गाड़ी को चलाकर उनको वहां लेकर आते थे, वो ड्राइवर्स की जॉब खत्म हो गई। फिर जितने ऑफिस सेंटर्स थे यहाँ पे जो स्मॉल ईटिंग जॉइंट्स मौजूद थे, ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो मोदी जी जिन्होंने पकौड़ा को एक जो है जरिए माश बताया था, अब तो पकौड़ा बनाया जाएगा तो उसे खाने वाला ऑफिस के सामने कोई मौजूद नहीं होगा, कैफियत ये बनती जा रही है। दूसरा इम्पैक्ट जो होने वाला है वो ये कि जो कंजम्पशन है, कोई भी चीज जो प्रोड्यूस होती है उसको पब्लिक कंज्यूम करती है, सर्विसेज को यूटिलाइज करती है, प्रोडक्ट्स खरीदती है, तो कंजम्पशन जो है वो 26.7% से डाउन हो चुका है। लोग एहतियात से खर्च कर रहे हैं, कम खर्च कर रहे हैं, बल्कि जिनके पास पैसा बहुत लिमिटेड है या नहीं है तो इंतहाई जरूरत की चीजों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब कंजम्पशन डाउन होगा तो जितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उन पर कितना बड़ा असर पड़ेगा, जितना वो बनाएंगे उतना कंज्यूम नहीं होगा, तो वो प्रोडक्शन कम करेंगे, अल्टीमेटली रॉ मटेरियल कम इस्तेमाल होगा और उनमें काम करने वाली जॉब्स पर भी डेफिनेटली उसका असर पड़ने वाला है। तीसरा जो इम्पैक्ट है बेसिकली इसकी वजह से, वो है एक्सपेंशंस पर। वो एक्सपेंशंस के लोग जो नॉर्मल इकोनॉमी जब फ्लो होती थी, फंड्स फ्लो होते थे, तो अपने यूनिट्स को एक्सपैंड करते थे, अलग अलग सिटीज में जाते थे, वो एक्सपेंशन स्टॉप हो जाएंगे। इसकी वजह से नई जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल कर नहीं आएंगी और जो ऑप्शंस क्रिएट हो सकते थे वो क्रिएट नहीं होंगे। चौथी चीज जो सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट है जिन बिजनेसेस पे पड़ेंगे, उनमें से खास जिनके नाम लिए जा सकते हैं वो एयरलाइन बिजनेसेस हैं, होटल्स हैं, टूरिज्म है, सिनेमा बिजनेस है। इस तरह के बिजनेस पे डायरेक्ट और बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और खासतौर से फिर प्रॉपर्टी बिजनेस पर जो है इसका और ज्यादा असर पड़ने वाला है। लोग प्रॉपर्टी को एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेकर आते थे, लेकिन अब इस पे जो है खर्च वो नहीं करेंगे। तो ये इम्पैक्ट जो है जीडीपी का हम लोगों पर, एक कॉमन मैन पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। हम देखते हैं कि मुल्क इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। आम लफ्जों में किसी ने कहा था कि मुल्क की प्रॉपर वाट लगने वाली है, बल्कि वाट लग चुकी है। ये एक जुमला मुझको पसंद आया था जो प्योर अक्कासी उस सिचुएशन की कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मीडिया वो उस सुशांत सिंह राजपूत ही की तरफ लगा हुआ है। उनके मुताबिक जो है जीडीपी जो है ग्लोबल फिनोमेना है, ठीक से आगे जाकर वी शेप में खड़ा हो जाएगा, वी शेप ग्रोथ हमारी चलती रहेगी। तो सिचुएशन मुल्क की है। और अब अगर हम अभी भी अगर हम रियल इश्यूज की तरफ डाइवर्ट नहीं होते हैं, या जो लोग ये समझते हैं कि वो भक्त रहते हुए उन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, तो इसका पूरा असर इस देश के, हमारे इस विश्व गुरु देश के हर शहरी पर पड़ने वाला है। हर आम शहरी पर, जो बेसिक इनकम रखता है, जो लोअर इनकम कैटेगरी का है, उस पर पड़ने वाला है। ये जीडीपी से हमारा हाल होने वाला है। उम्मीद है कि जो कोशिश इस वीडियो के उन्वान से मैंने आपके सामने रखी है वो आपको पसंद आई होगी। जैसे कि मैंने कहा कि मैं कोई इकोनॉमी का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो अगर कोई आपको करेक्शन महसूस होता है, जो कुछ आप फील करते हैं, तो आप बेफिक्र हम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। हम इंशाल्लाह किसी नए उन्वान के साथ दोबारा जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज़।